डॉक्टर साहब, आज जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क के साथ ज्यादती किसने की, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब एहतसाब की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल है नौशी साहब ने आज इशारा किया है दोबारा एक बार फिर उनका इशारा जो है वो एहतसाब की तरफ गया है कि अगले 2 महीने के बाद इंशाअल्लाह 8 तारीख की शाम जो है इस वक्त नताइज आ रहे होंगे और ये वाज़ेह होना शुरू हो गया होगा कि कौन सी जमात कितने वोट टेके। नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत से या 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं 8 फरवरी और 2 महीने के बाद हुकूमत नई जो है वो बन जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ये बात की है कि उन लोगों के साथ भी मतलब ये भी पता करना पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का। तो मैं कहीं मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में ये बात बज़ाहिर लगता है कि है भी। दूसरी तरफ जो है वो बाकी ये भी हो सकता है कि एक सियासी सा बयान हो उनका, और मुलाकातें जहांगीर तरीन साहब वगैरह के साथ उनकी हो रही हैं। कौन किसके सामने इलेक्शन लड़ेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन होगा। मैं एक सवाल पिछले 1 महीने से पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन में कौन होगा। तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी या पीपल्स पार्टी उधर बैठेगी, हुकूमत साजी करेगी या क्या होगा, तो ये अभी तक कुछ वाज़े नहीं है कि इसकी सबबंदी किस तरह से होगी। अगले हफ्ते शायद इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है और फैसले होने जा रहे हैं बहुत अदालतों से, तो फिर देखते हैं। अभी तो पॉलिटिकल कैंपेन और ये सारा अभी तो रंग रूप इस पे आएगा इलेक्शन से पहले। लेकिन मैं और सिक्योरिटी के हवाले से आज बहुत अहम बात की है सरफराज बुगटी साहब ने। मुल्क में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत दीगर सियासतदानों को भी थ्रेट्स हैं शदीद। और ये वो बात है जो मैं पहले भी करता रहा हूँ कि सिक्योरिटी क्राइसिस, इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी और मुल्क में स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये महंगाई, मतलब खारजा पॉलिसी, ये वो हैं जो रियासत के कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बाकी हुकूमतें आती हैं, इलेक्शन कैंपेन, आगे पीछे दाएँ बाएँ, ये सारे वो चलता रहेगा। एक बात इसमें जो गज़ा के हवाले से और खत्ते में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मैं यूं ही आज एक बात मेरे जहन में आई कि इससे कतई नज़र कि आप हमास के ने जो कुछ किया उसको पसंद करते हैं, आप हमास के ख़िलाफ़ हैं, आप वहाँ जो गज़ा में जो फ़लस्तीनी हैं वो दहशतगर्द हैं सारे, या वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो बमबारी हो रही है उसको आप सही समझते हैं, आप गलत समझते हैं। जो भी दुनिया में ज़ाहिर है दो ही इस वक्त ख़यालात हैं ना, वहाँ सीज़ फायर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ख़त्म कर दें। 18,000 के लगभग शहादतें हो गई हैं। एक बात पे सिर्फ ज़रा गौर करें, इसको बिल्कुल यानी कहते हैं ना कि अपने जहन से बिल्कुल ना इस तरफ की साइड लें और ना इस तरफ की साइड लें कोई, और वैसे ही सोचें कि हमने बड़ी जंगें देखी हैं, यानी जंग अजीम पर देखी है, पढ़ी है, देखने से मुराद को समझा है, पढ़ा है। दोनों बड़ी जंगें, बाकी जो जंगें होती रही हैं, जो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी अफ़गानिस्तान, इराक, लिबिया, उस अरब स्प्रिंग आई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं गज़ा में, आप ये देखें कि 2 महीने गुजर गए हैं। अच्छा, ऐसे मौके पे सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका होता है ना, वो ये होता है कि ये पैगाम है गज़ा की तरफ से तमाम दुनिया के हुक्मरानों को और उनके अवाम को और उनकी जो एलीट्स हैं। आप ये देखें कि ऐसे मौके पे सबसे आसान काम ये होता है कि क्योंकि ज़ख्मी होते हैं ना लोग, ज़ख्मी हैं लोग, भूखे हैं, घर गिर गए, किसी का बाप ज़ख्मी है, किसी के बच्चे, किसी को कोई जला हुआ है, कोई दवाइयाँ नहीं हैं, एनेस्थीसिया के बग़ैर ऑपरेशन, हाथ काट रहे हैं, किसी की टांग काट रहे हैं, किसी की आंखें चली गई हैं। आप ये देखें कि वहाँ पर एक तो जंग हो रही है ना, लेकिन उसके साथ साथ ऑफर्स कितनी की गई होंगी। मतलब वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को जाके आपके ख्याल से ये नहीं कहा गया होगा कि बताओ कहाँ पे हैं ये लोग, तो इतने हज़ार या इतने लाख डॉलर
और ख़ामोशी से तुम्हें बाहर भी निकाल देंगे और किसी मुल्क का पासपोर्ट दे के वहाँ पे घर भी बड़ा सा ले देंगे और किसी और नाम से ज़िंदगी भी गुजारना। इस तरह की कितनी ऑफर्स वहाँ पे गज़ा में कितने लोगों को की गई होंगी। अच्छा, इस तरह की बातें कितने बच्चों से की गई होंगी। अमूमन बच्चे बता देते हैं, वो परेशान होते हैं ना, वो बता देते हैं कि वहाँ पे छुपे हुए लोग, वहाँ पे रखा है, वहाँ पे कुछ सुरंग है, वो मुखबरी बच्चे, मतलब बच्चों को वो ज़्यादा ऐसे मौके पे ना, मतलब बच्चों को तो चॉकलेट और टॉफ़ी किसी बच्चे को दिखा दे दें, किसी बच्चे को खिलौना दे दें, कोई बच्चा घूम रहा है कोई। और ये जो है आप ये देखें कि ये वो किसी कहीं 2 महीने में आपने बात सुनी कि उनमें से किसी वहाँ पर कोई तहरीक इस्तेकाम गज़ा पार्टी बन गई हो, कोई जो है वो पैट्रियट हमास पैट्रियट बन गई हो, कोई मतलब है कि कोई वहाँ पे कोई इस किस्म के नमूने तमाशे। इवन अफ़गानिस्तान में भी आप देखें कि जब वॉर ऑन टेरर हुई है तो वहाँ पर भी ग्रुप्स बन गए थे ना, एक ग्रुप उनके साथ है, एक ग्रुप उनके साथ है, अच्छे बुरे जो भी, लेकिन खेल तो पैसा था ना पीछे। आप इराक पे देखें, आप सूडान में देखें, आप लीबिया में देखें, अब दुनिया के, अब लातीनी अमेरिका में देख लें, आप ईरान में देख लें, जब ये मोहम्मद मुसद्दिक का मामला था, तो हमेशा ये होता है कि कोई एक ना एक साइड बिक जाती है, कुछ अंदर के लोग बिक जाते हैं, ठीक है, अंदर के लोग बिक जाते हैं जी। और मैं इसमें अपने मुल्क के, मतलब हर दुनिया में, आप हर जगह देखिए ना, हर जगह पे राय तकसीम हो जाती है ना, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह। लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर इस पूरे अरसे में कोई एक बच्चा कोई ऐसा नहीं मिला जिसको एक टॉफ़ी या चॉकलेट दे दी हो हाथ में और उसने कहा हो कि वो वहाँ पर ये गमाली छुपा के रखे हुए हैं, या वहाँ पर जो है वो हमास का, बच्चों को पता होता है इतना सा गज़ा है, बिल्कुल ठीक है। या किसी नौजवान को कहो कि यार तुम अपनी माँ को लेके निकलो भाई, ये पासपोर्ट पकड़ो, वो फलाने जजीरे पे जाके दुनिया की अपनी ज़िंदगी गुजारो, इतने $1000 पकड़ो और ये इतने $1000 पकड़ो। नहीं, तो ये कुछ, मैंने आपसे कहा ना, चाहे आप उनको बिल्कुल बुरा कहें, आप उनसे बिल्कुल उनके ख्यालात से आप मतलब फ़लस्तीनियों को एक बहुत बड़ी चाहे गालियां दें, जो मर्जी कहें, लेकिन आप देखें कि इन्होंने तारीख ऐसी रकम की है कि कोई एक आदमी, एक शख्स इस वक्त नहीं बिका इनमें से, बच्चों से लेके 18,000 लोग चले गए दुनिया से, और इनमें से किसी ने अपने आप का फ़रोख्त नहीं किया ऐसे मौके पे, ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये सीरिया में भी हो गया था कि वो आधे लोग टूट के बशर उल असद के साथ उनके फ़ौज के लोग मिल गए थे, बगावत हो गई थी, ये वहाँ में गज़ा में नहीं हुआ। तो उसको आप देखें और आप बाकी दुनिया को देखें, कोई, या फिर आपको उस तरह के लोग नज़र आते थे जे गुवेरा या नेल्सन मंडेला के साथ, या कास्त्रो के साथ, या माओ तुंग के साथ एक ज़माने में, जो कहीं असूलों पे खड़े होते थे। लेकिन हालिया तारीख में ये कोई ऐसा अजब सा मामला है कि वहाँ से वहाँ पे कोई बिका नहीं, कोई मतलब जाने चली गई, सहाफ़ी भी चले गए। सहाफ़ियों के लिए क्या मुश्किल था, आज भी एक वहाँ रॉयटर्स के सहाफ़ियों के लिए क्या मुश्किल था, सहाफ़ी घूम रहे हैं, वीडियो बना के वो एक दे दें, इंफॉर्मेशन पास कर दें इस्राएली फ़ौज को। नहीं, कैरेक्टर कहें इसको या इसको जो भी कहें, लेकिन एक तारीख़ में बात तो लिखी जाएगी ना कि इनमें से कोई, किसी ने पैसे नहीं पकड़े ऐसे मौके पे, जो कि कितने ख़जाने खुल गए होंगे। आप देखें ना, कोई बिका नहीं है, फ़ोन लेके चले जाओ, वहाँ जाके तस्वीर उतार के ले आओ, कुछ नहीं। तो ये अब मतलब इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैंने आपसे कहा ना कि आप बिल्कुल गलत कहें हमास को, बिल्कुल जो मर्जी कहें फ़लस्तीनियों को, इस पूरे अरसे में उनका बड़े लोगों बहुत पैसा कमा सकते थे, नहीं कमाया। अच्छा, आप देखें ना, बाइडन आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरब दुनिया आ रही है, जा रही है, ब्लिंकन आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैक्रो आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं, मतलब है कि बस, और अरब ममालिक भी, मुसलमान ममालिक भी, कुछ हाँ भी हैं, भी नहीं भी हैं, ये भी है, और फ़लस्तीनी ना कोई टीवी देख रहे हैं, ना वहाँ पे टेलीफोन है, ना कुछ, अंधेरों में वो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, और उनमें से कोई मुखबिर नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर कोई दुनिया, कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन बिका कोई नहीं। और इसको आप ज़रा बाकी दुनिया के साथ अब मिला के देखें तो आप देखें कितनी, ऐसे करके इशारा होता है,
एक ऑपोजिशन लीडर को जो या किसी एक पार्टी को इशारा होता है वो पहचानता ही नहीं किसी को, पकड़ता है वो साइडों पे, तो फौजें टूट जाती हैं। सूडान में देखें ना, लड़ रहे हैं आपस में, उसके साथ वो मुल्क है तो उसके साथ वो मुल्क है, लीबिया में देख लिया। लेकिन कमाल के लोग हैं फ़लस्तीन के लोगों ने, गज़ा के लोगों ने कमाल तारीख लिखी है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें हैं आज वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो यह है कि सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो, अच्छा, प्रेसिडेंट प्यूटिन के साथ जब उनकी मुलाकात शुरू हुई ना, तो प्रेसिडेंट प्यूटिन जिन्होंने आज ऐलान किया कि वो 5वीं दफ़ा भी सदर बनेंगे, ठीक है, अगली टर्म भी लेंगे। तो प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ये कहा कि मैं सोच रहा था कि तेहरान उतर जाऊं, सऊदी अरेबिया से मैं सीधा ईरान आ जाऊं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपका जहाज़ परवास कर चुका है। तो मैंने तेज़ी के साथ मैं मॉस्को पहुंचा। तो मॉस्को में फिर उनकी मुलाकात हुई ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से। अच्छा, ये यानी दोनों मुल्क जिन पे पाबंदियां लगी हुई हैं, और दोनों मुल्क आप देखें कि इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा ना, सैंक्शंस का हथियार इतनी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। सॉफ्ट प्रेशर यही होता है ना, आप कहें कि सैंक्शंस लगा दो, पाबंदियां लगा दो, दूसरा होता है कि हमला कर दो। तो पाबंदियों का हथियार तो खत्म हो गया, और जंगों के नतीजे में क्या हो रहा है वो हमारे सामने। तो ये एक बड़ा, अब एक इस जो नया मंजर दुनिया में आ रहा है, इसके अंदर ये बड़ा चैलेंज है। बहरहाल, तो इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात में दोनों ओपेक प्लस में हैं, दोनों ब्रिक्स में हैं, दोनों पे पाबंदियां हैं, और दोनों की तारीख भी बहुत अच्छी नहीं है जी। दोनों की तारीख जो है वो कोई अच्छी नहीं। आज से 100 साल पहले ये दुश्मन थे एक दूसरे के, बहुत बड़े दुश्मन थे। रूस जो है ये 1907 1906 या 7 का जो एग्रीमेंट था, जो बरतानिया और रूस के दरमियान हुआ था, बरतानिया और रूस के दरमियान, तो उस डिक्लेरेशन के नतीजे में ईरान जो है वो तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम हो गया था, और उसका जो तेहरान और जो है वो इस्फहान और ये जो शुमाल के इलाके हैं सारे, ये काफ़ी हद तक चले गए थे रशिया के तसल्लुत में, और जो जनूब का इलाका था वो बरतानिया के पास आ गया था। दरमियान में एक न्यूट्रल इलाका था, इस्फहान भी, ये सारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और फिर ये एक ऐसे भी हालात आए थे कि शुमाल में जो है, ये जब इनकलाब रूस आया तो वहाँ से लोग भाग के इधर आ गए। इनकलाब रूस के बाद जब वहाँ पे तो बहुत से लोग रशिया के, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे, तो यहाँ आके भाग गए। यहाँ आके उन्होंने यहाँ आके उन्होंने एक स्टेट अनाउंस कर दी उस ज़माने में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक रियासत उन्होंने अनाउंस कर दी, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना। वो थोड़े दिनों तक चली, लेकिन वो पर्शियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है ना, ये एक अलहदा रियासत बन गई। वो थोड़े दिन चली, उसके बाद ही ख़त्म हो गई। तो बाकायदा यहाँ एक रियासत बन गई थी ये शुमाली इलाके में। और ये 2 हिस्सों में जो है ना, ईरान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, ये ऊपर रशिया और नीचे जो है ये जो है आप समझें कि बरतानिया। और फिर उसके बाद जो है ये दूसरी जंग अजीम में, तो हमें पता ही है दूसरी जंग अजीम, ये रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इसमें तेहरान भी है, ठीक है। और नीचे जो बरतानिया का हिस्सा है, इसमें जो है वो ये जनूबी हिस्सा है, लेकिन ऊपर इस्फहान भी है, ऊपर जो है काफ़ी अहम जो शहर हैं वो सारे ऊपर है, गिलान का इलाका ऊपर है, और ये सारे शुमाली इलाके। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब जंग ख़त्म हुई तो उसके साथ ही फिर ये ख़त्म हो गया, ये मुआहदा वगैरह भी ख़त्म, ये रियासत भी ख़त्म हो गई जो सोशलिस्ट रियासत बनी थी। यहाँ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सोशलिस्ट रियासत जनाब अंदर बन गई थी, तो उसी चंद महीने रही और उसके बाद ये ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम आई, और दूसरी जंग अजीम आई तो अच्छा, ये जो एंग्लो रशियन यानी बरतानिया और रशिया का जो माहिदा हुआ था ईरान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इनके नतीजे में फिर कजर डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इस माहिदे के नतीजे में जो बादशाह था वो कजर ख़ानदान का ख़त्म करके, तो वो फिर रज़ा शाह, कर्नल रज़ा शाह, को पहलवी ख़ानदान, बड़े रज़ा शाह और फिर उनके बेटे वो आ गए थे।
तो और उनको भी बाद में फारिग कर दिया था, ये हमें पता ही है। फिर उनके बेटे को ले आए थे, रजा शाह पहलवी को। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये फिर ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम में यहाँ पर फिर हमला हो गया। फिर रशिया ने और बरतानिया ने हमला कर दिया, इन्वेजन कर दिया। ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जी आप जर्मन फौज को जो है वो असला दे रहे, वो तेल भेज रहे हैं यहाँ से। वो आ गए और फिर तेहरान समिट हुई और सारे बैठे और ये उतारा। और रशिया ने यहाँ से जाते जाते जो है वो